ऐसी तस्वीरें देखकर आपको भी उबासी आने लगी? जम्हाई या उबासी लेने की प्रक्रिया को ऑसिटेशन कहते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि जम्हाई आपके दिमाग का प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, जो आपके थके दिमाग और ज्यादा काम में व्यस्त ग्रे मैटर को ठंडा करने के लिए ठंडे रक्त को आपके दिमाग तक पहुंचाती है, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर सकें। यहाँ तक कि उबासी के बारे में सोचने से भी आपको उबासी आ सकती है। सभी उबासी लेते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी। आमतौर पर लोगों का ये मानना है कि जब नींद आती है तभी उबासी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उबासी लेने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। हमें उबासी तब आती है जब हम थके होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा बोर हो चुके होते हैं, या जब हम दूसरों को उबासी लेते हुए देखते हैं। आपको सबसे ज्यादा उबासी कब आती है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ मजेदार फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि बच्चे भी गर्भ में उबासी लेते हैं? उबासी लेने की प्रक्रिया क्या है? दिन भर काम करने के बाद हमारा दिमाग बुरी तरह से थक जाता है, जिसके बाद उबासी आती है, जिसके दौरान हम अपने जबड़ों को फैलाते हैं और ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के जरिए हृदय से दिमाग तक खून पहुंचाते हैं। इसके साथ ही हम अपने नाक और मुंह से हवा को अंदर लेते हैं। हवा दिमाग तक जाने वाले खून को ठंडा करती है, जिससे हमारा दिमाग फिर से तेजी से काम करने लगता है। क्या उबासी संक्रामक है? उबासी सभी वर्टेब्रेट्स के लिए संक्रामक होती है, जैसे कि इंसान, मछलियां, पक्षी और सांप। एक अध्ययन से पता चला है कि संक्रामक उबासी सोशल मिररिंग से जुड़ी हुई है, जहां जीव एक दूसरे के कामों की नकल करते हैं। इस श्रेणी में आने वाले अन्य जीव खुजली करते हैं, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं और हंसते हैं। उबासी को कैसे रोक सकते हैं? पहला, गहरी सांसें लें। शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है और इसलिए गहरी सांस लेने से उबासी को आने से रोका जा सकता है। दूसरा, चलते रहिए। अपनी दिनचर्या को तोड़ने से आपके दिमाग में ऊब बढ़ जाती है। थकावट, ऊब आना और तनाव की भावनाओं से लोगों को अधिक उबासी आती है। ज्यादा उबासी आने से आप ज्यादा कैफीन लेना भी शुरू कर देते हैं। तीसरा, खुद को तरोताजा रखिए। आप बाहर भी घूम सकते हैं या फिर किसी ठंडी जगह पर जाकर भी बैठ सकते हैं। अगर आपके पास ये सब करने का समय नहीं है तो ठंडा पानी पीजिए या फिर ठंडे स्नैक्स खाइए। हमारी उंगलियों पर निशान यानी फिंगरप्रिंट्स क्यों होते हैं? शेरलॉक होम्स अक्सर कहता है कि एक अचूक अपराध जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सच है कि अपराधी हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़ जाते हैं, और आप सभी जो जासूसी फिल्में देखना पसंद करते हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि अपराधियों का पता लगाने के लिए उंगलियों के निशान सबसे आसान तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें फिंगरप्रिंट्स होते क्यों हैं और हमारी जिंदगी में वो क्या भूमिका निभाते हैं? आज फिंगरप्रिंट्स को लेकर हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर फिंगरप्रिंट होता क्या है। एक फिंगरप्रिंट एक छाप या मार्क होता है जो इंसान की उंगली के ऊपर बना घर्षण का निशान होता है, और ये उंगलियों की नोक पर छोटे छोटे घुमावदार पैटर्न में होता है। इनमें 3 प्रकार के फ्रिक्शन रिज पैटर्न्स होते हैं: गांठदार, घुमावदार और वृत्तखंड। फिंगरप्रिंट की पहचान करना यानी डैक्टिलोस्कोपी एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें मुजरिम के रिज इंप्रेशन को उंगलियों, हथेलियों और उन पैरों की उंगलियों से मिलाकर देखा जाता है जो डेटाबेस में पहले से मौजूद होते हैं। और अब सवाल ये है कि इन फिंगरप्रिंट्स का मकसद क्या होता है और ये हमें क्यों होते हैं? वैसे वैज्ञानिकों ने इसका एक ये कारण दिया है कि उंगलियों पर बने ये निशान घर्षण द्वारा इंसान की पकड़ बनाने में मदद करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी उंगलियों के निशान से हमारे पूर्वजों को ऊबड़-खाबड़ सतहों पर चलने में मदद मिली होगी। उंगलियों के निशान का एक और उद्देश्य ये भी है कि ये स्पर्श की भावना और चीजों की पहचान करने में भी सहायक होते हैं। इन लकीरों के नीचे मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। ये एक तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो तब काम करने शुरू हो जाते हैं जब इनसे कोई चीज टकराती है या फिर आप कोई सामान उठाते हैं, और साथ ही ये दिमाग को भी जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। लेकिन हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग क्यों होते हैं? लोगों के फिंगरप्रिंट्स पैटर्न एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेल नहीं खाते। यहां तक कि फिंगरप्रिंट्स डीएनए से भी ज्यादा खास होते हैं। उदाहरण के लिए, जुड़वा बच्चों का डीएनए एक हो सकता है और कईयों का तो होता भी है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स हमेशा अलग होते हैं। वास्तव में आपकी उंगलियों के निशान तो आपकी अपनी उंगलियों के बीच भी भिन्न होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी हर उंगली का प्रिंट अलग होता है। क्या आप अपने फिंगरप्रिंट्स को जला सकते हैं? वैसे इसका जवाब है हाँ।
अगर उंगली पर गहरा कट लग जाए या जल जाए और उससे त्वचा की बाहरी चमड़ी को नुकसान पहुंचे तो आपके फिंगरप्रिंट्स हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। वैसे सच तो ये है कि उंगलियों के निशान या फिंगरप्रिंट्स का वास्तविक उद्देश्य कभी पता ही नहीं चल पाया, लेकिन हम इस बात से जरूर सहमत हैं कि लोगों की पहचान करने के लिए ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है। आखिर हम क्यों हंसते हैं? चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि हंसी के बिना एक दिन भी बेकार है, तो क्यों ना खुलकर हंसा जाए और क्यूरियस पंथी के वीडियोस को देखा जाए। हंसना ये सिर्फ एक मजेदार काम ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हंसते हैं? कौन सी चीज हमें हंसाती है? हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे हम हंसने लगते हैं? क्या आप हंसी से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के लिए क्यूरियस हैं? तो उनके जवाब आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन पहले हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब कर लें। फिलोसोफर जॉन मॉरियल का मानना है कि पहली बार इंसान तब हंसा होगा जब उसने किसी खतरे से छुटकारा पा लिया होगा। वहीं कई शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि हंसी का मकसद इंसानों के रिश्तों को बढ़ाना और मजबूत बनाना होता है। आइए हंसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हंसी हास्य के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया है। हमें हंसी तब आती है जब हम कोई चुटकुला सुनते हैं या हमें कोई गुदगुदी करता है या अगर हम किसी मजाकिया कहानी या घटना पर नजर डालते हैं। इससे आपके ज्यादातर सकारात्मक भाव किसी दृश्य के रूप में नजर आते हैं, जैसे कि खुश रहना, हंसमुख महसूस करना, राहत और खुशी महसूस करना। हंसी के दो भाग होते हैं, इशारों की एक कड़ी और आवाज का होना। जब हम हंसते हैं तो दिमाग हम पर उन दोनों गतिविधियों को एक साथ संचालित करने के लिए दबाव डालता है, क्योंकि शरीर के कई हिस्सों में यहाँ तक कि हाथ, पैर और ट्रंक की मांसपेशियों में भी बदलाव होते हैं। लेकिन हमारा दिमाग प्रतिक्रिया कैसे देता है? प्रतिक्रिया दिमाग में उत्पन्न होती है। दिमाग की लार्ज फ्रंटल लोब, जिससे हमें सामाजिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, वो तब बहुत सक्रिय हो जाती है जब हम हंसते हैं। हम हंसते हंसते रोने भी लग जाते हैं। जब हम किसी बात की बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो हंसने से हमारा तनाव कम हो सकता है। हंसी के शारीरिक अध्ययन को एक नाम दिया गया है, जिलेटोलॉजी। इतना ही नहीं, मरीजों को ठीक करने के लिए भी हंसी काफी मददगार साबित हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बिना किसी कारण क्यों हंसते हैं? वैसे हम इंसान बहुत अजीब होते हैं और हम कहीं भी कभी भी हंस सकते हैं। कभी कभी हंसना और रोना, वो भी ऐसी जगहों पर जहां हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि लेक्चर के बीच में अचानक हंस पड़ना या फिर किसी के अंतिम संस्कार पर। हम में से किसी ना किसी ने तो ऐसा एक बार अपनी जिंदगी में जरूर किया होगा। लाफ्टर थेरेपी क्या है? ये एक प्रकार की चिकित्सा है जो दर्द और तनाव को दूर करने के लिए हास्य का उपयोग करती है और इसे हम किसी व्यक्ति की हालत सुधारने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हंसी के व्यायाम, मस्खरेपन, कॉमेडी फिल्में, किताबें, खेल या चुटकुले शामिल होते हैं। तो वास्तव में आपके साथ क्या होता है जब आप एक लाफ्टर वर्कशॉप का हिस्सा होते हैं? एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, आपको आराम मिलता है, क्योंकि आपका तनाव और चिंताएं कम हो जाती हैं। क्योंकि हमारा शरीर असली और नकली हंसी के बीच अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए आप जब भी हंसते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए कुछ मजेदार करते हैं। जरा सा मुंह खोलिए और उसके बाद हंसिए। कोई बात नहीं अगर जबरदस्ती भी लग रही है तो। मुस्कुराते वक्त अपनी भावनाओं पर एक बार जरूर नजर डालें। क्या आपको अब अच्छा महसूस हो रहा है? चलिए आपको एक चुटकुला सुनाते हैं। नॉक नॉक। कौन है? एनी। एनी कौन? एनीथिंग, जिसके बारे में सोचकर आपको अभी के अभी हंसी आ जाएगी। बढ़िया, क्यों हंसी आई ना? आपको देखकर बाकी सब भी हंसने लगते हैं। धुंधले महासागरों, सॉइल इरोजन और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान ही इस पृथ्वी से गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या समंदर में ढेर सारी मछलियां होंगी? वातावरण में बदलाव के कारण क्या हमारे शहर की इमारतें धूल से भर जाएंगी? आखिर हम सबका नामो निशान मिटने में कितना वक्त लग जाएगा? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, क्यूरियस पंथी के पास है इसका जवाब। आइए जानते हैं कि अगर हम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली बंद हो जाएगी, क्योंकि कोयला डालने वाला कोई होगा ही नहीं। और इतना ही नहीं, इंसानों के बिना हवा और पानी से चलने वाले बिजली घर भी ठप पड़ जाएंगे। अगले दिन बिजली ना आने की वजह से ज्यादातर परमाणु ऊर्जा खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, क्योंकि आगे कोई नुकसान ना हो इसके लिए उनका सिस्टम बहुत सुरक्षित बनाया गया है। लंदन, मॉस्को और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में पानी भर जाएगा, क्योंकि टनल्स की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा।
और ऐसा सिर्फ 3 दिनों में हो जाएगा। जू के सभी जानवर बाहर आराम से घूमने लगेंगे क्योंकि उन्हें रोकने वाला बिजली का पिंजरा काम करना बंद कर देगा और फिर वो शहरों में घूमने लग जाएंगे। 10 दिनों के बाद हमारे पालतू जानवरों को जिंदा रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पालतू कुत्तों को अब जंगल में ही रहने का तरीका ढूंढना होगा। बिल्लियों का भी यही हाल होगा, लेकिन क्योंकि वो खुद में काफी सक्षम होती है, इसलिए ऐसे माहौल में वो खुद को ज्यादा दिनों तक जिंदा रख पाएंगी। लाखों मुर्गियां, बकरियां और बाकी के जानवर भी मर जाएंगे क्योंकि उन्हें जंगली और मांसाहारी जानवर छोड़ेंगे ही नहीं। बिजली के जाते ही बैक्टीरिया, मोल्ड, कीड़े और सड़ाने वाले पदार्थ उन खाने के सामानों पर लगने लग जाएंगे जो किरानों की दुकानों में रखे होंगे। इसके बाद जब ये सामान खत्म हो जाएगा तो कीड़े और चूहे वगैरह जंगलों में जाएंगे और उनकी आबादी भी तेजी से खत्म होने लगेगी क्योंकि उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जिस न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर किया जाता है, जिसे पानी की मदद से ठंडा रखा जाता है, वो भी सूख जाएगा। फ्यूल रॉड्स इतनी ज्यादा गर्म हो जाएंगी कि आग लग जाएगी और वो आग न्यूक्लियर फ्यूल तक पहुंचकर बहुत बड़ा धमाका कर देंगी और ये फुकुशिमा और चिर्नोबिल जैसी बड़ी घटना भी हो सकती है। इसके इलाके में आने वाले पेड़ पौधे और जानवर रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे और जो बच भी गए उन्हें कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी हो जाएगी। इंसानों के गायब होने के करीब 25 साल बाद पृथ्वी का करीब 75% हिस्सा हरा भरा नजर आएगा। सड़क के किनारे सिर्फ झाड़ियां ही नजर आएंगी। वहीं खाली पड़ी इमारतों में फूल और पेड़ पौधे उगते हुए नजर आएंगे। पानी के किनारे बड़ा शहर तो पूरी तरह से डूब जाएगा और जो पानी के जहाज डूब गए थे वो पानी के अंदर नई कोरल रीफ्स का घर बनाएंगे। करीब 30 सालों के बाद जिन सैटेलाइट्स को हमने अंतरिक्ष में भेजा था वो पृथ्वी पर आकर टकरा जाएंगी। हमारी मौजूदगी के बिना भी अगले 25 सालों तक ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी। पृथ्वी का तापमान 0.6 हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी पर्यावरण में काफी सुधार आएगा। अगले 60 सालों तक हम इंसानों ने जो समंदर के जीवों को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई होने लग जाएगी। 150 सालों में सबसे विकसित शहरों में भी पौधे, धूल और मिट्टी ही नजर आएगी। कई शहर पूरी तरह से दफन हो चुके होंगे। लंदन फिर से दलदली शहर बन जाएगा और वैंकूवर जैसे शहर की इमारतें बर्फ जमने की वजह से देखने में किसी कंकाल जैसी नजर आएंगी। लास वेगस और दुबई जैसे शहर रेत में धंसे नजर आएंगे, यानी प्रकृति का जो था उसे वैसा ही मिल जाएगा। 230 सालों में इंसानों के ना रहने के बाद जो वनस्पति हुई है उसकी वजह से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। इंसानों के अस्तित्व की सिर्फ एक ही निशानी रह जाएगी और वो होगी स्टील और प्लास्टिक। 300 सालों के बाद धातु से बना आईफिल टावर और स्टील ब्रिजेस देख-रेख ना होने की वजह से जंग खाकर बिखर जाएंगे। इंसानों के गायब होने के 500 साल बाद पूरी दुनिया के जंगल काफी हरे भरे नजर आएंगे जो 10,000 साल पहले हुआ करते थे। कुदरती दुनिया इंसानों के अस्तित्व की हर एक चीज को मिटा देगी। 10,000 सालों के बाद इंसान के अस्तित्व की दुनिया को याद रखने के लिए एकमात्र चीज जो होगी वो है चट्टान पर नक्काशीदार कुछ कलाकृतियां, जैसे कि माउंट रशमोर या शायद पिरामिड, जो कई 100,000 साल तक ऐसे ही रह सकते हैं। हालांकि 25,000 साल बाद भी हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के निशान नजर आ सकते हैं, लेकिन 500 लाख साल के बाद इनका भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। वैसे तो हम पल में ही यूं गायब नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी वजह से पूरी दुनिया में काफी प्राकृतिक बदलाव आए हैं। मानवता यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली और ना ही हम रहने वाले हैं। हमने ये तो जान लिया कि हमारे बिना दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारे बिना भी ये चल सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।